अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। न्यूज़ आई था ये, मगर अब ये खसूसी ट्रांसमिशन है। आई थिंक जज्बात में आके, रवानगी में आके बोल दिया, खसूसी ट्रांसमिशन है ये और ये 12 बजे तक जारी रहेगी। हमारे साथ ज़रार खोरो साहब मौजूद हैं, मुबशर ज़ैदी साहब मौजूद हैं, वसतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपके हर दिल अजीज़ ज़रा हटके की टीम है एंड वी विल ऑल बी कंडक्टिंग दिस ट्रांसमिशन टुगेदर। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शुरू करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान के इशू से, क्योंकि ये बहुत ही अहम इशू है और उतना ही नज़रअंदाज हुआ है। पेशावर में हारून बलोर समेत 22 अफराद, बन्नू में फिर अकरम दुरानी के काफिले पर हमला हुआ, उधर 4 अफराद और फिर मस्तूंग के पसमानदा तरीन इलाके में सिराज रईसानी समेत 150 अफराद जहाँ से चले गए और मुल्क दुश्मन अनासर ने बैक वक्त सेक्युलर पार्टी, एक मजहबी पार्टी और एक अमन पसंद बलोच जमात को तीनों को निशाना बना लिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान 200 से जानों का ज़िया किसी तरह भी कौमी सानहे से कम नहीं है। इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी, मगर अनफॉर्चुनेटली इस सानहे से भी बड़ा सानहा जो है वो हमारी बेहिसी है, हमारी इनसेंसिटिविटी है। तमाम तर मीडिया मियाँ साहब की कवरेज में और तमाम तर मुस्लिम लीग नून मियाँ साहब की गिरफ्तारी के दुख से बाहर ही ना आ सकी। वो बेहिसी कि जिसने इन्हीं इलाकों में चुप साध के हज़ारा शिया बरादरी पर क़यामत टूटती भी देखी, वो बेहिसी जिसने लश्करे जंगवी के गढ़ होने पर भी आंखें मूंदे रखीं, और वो बेहिसी कि जिसने नेशनल एक्शन प्लान को कागज़ के औराक तक महदूद करके रखा, और वो बेहिसी, वो इनसेंसिटिविटी कि जिसने हुज़ैफा और खौला को लावारिस छोड़ दिया। हम उसी से आज आगाज़ करेंगे विद आवर टॉप स्टोरी टुडे। ज़रार, आई विल थ्रो इट ओवर टू यू फर्स्ट, फिर मैं ज़रूर बात करूँगी ये जो गढ़ हैं नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, बट ओवर टू कराची। थैंक यू मेहर। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ ये सानिया नहीं है जो मस्तूंग में हुआ है, उसके बाद जो हुआ है, जो रिपोर्टें आ रही थी, आपको याद होगा कि जैसे ही लोगों को शिफ्ट किया क्वेटा, वहाँ से अपील शुरू हुई कि जी ब्लड बैंक में खून की कमी है। इस हद तक मसले मसाइल हैं कि जो ज़ख्मी होने वालों की जो लवाकीन है वहाँ पर, उनको खाने को खाना भी नहीं मिल रहा था, पीने को पानी भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आपने कहा इतने पसमानदा इलाके से आए हैं एंड विदाउट एनी प्रेपरेशन। तो आज हमारे ब्यूरो चीफ, क्वेटा ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह गए वहाँ हस्पताल में, और हमारे लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ना सिर्फ के जो ज़ख्मी हालात में हैं उनकी अभी क्या हाल है, और ऑल्सो के हुकूमत ने क्या किया है, और हुकूमत के अलावा जो हमारे NGOs हैं और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो पहले ये सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बात करें। इस वक्त मैं सिविल अस्पताल क्वेटा के ट्रॉमा सेंटर के बाहर मौजूद हूँ। गुज़श्ता 4 रोज़ से सानिया मस्तूंग के ज़ख्मी जो है यहाँ पर ज़ेर इलाज है। 13 जुलाई को बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग का इलाका है दरिंगड़, यहाँ पर एक ख़ुदकुश धमाके में पाकिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा है नवाबज़ादा सिराज रईसानी, वो जाम बहक हो गए। उसके साथ 148 अफराद और थे, वो भी इस ख़ुदकुश धमाके का निशाना बने और वो लुक़मा अजल बन गए। इसके अलावा 186 अफराद इस धमाके के नतीजे में ज़ख्मी हो गए। वहाँ पर चूँकि इलाज मुआलजे की जो सहूलतें हैं वो वहाँ पर नहीं थे, इसलिए जितने भी ज़ख्मी थे उनको यहाँ सिविल अस्पताल क्वेटा, बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल और CMH अस्पताल जो क्वेटा छावनी में वाक़ है, उन सब को यहाँ पर मुंतकिल किया। इस वक्त मेरे साथ वज़ीर सेहत बलूचिस्तान फैज़ काकड़ मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि कितने जो मरीज़ जो ज़ख्मी है वो डिस्चार्ज किए गए और अब तक कितने जो ज़ख्मी है। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये थोड़ा सा बताएं अभी तक कितने ज़ख्मी आपके अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया, और मैं यही तादाद अभी नोट करने के लिए जा रहा था। जैसे कि आपने बताया, इस सानिया के फ़ौरन बाद हम ट्रामा सेंटर में खड़े हैं। अब लोगों की थोड़ी बहुत जो है इस ट्रामा सेंटर पे ट्रस्ट है, और सेकंड ये कि एक थोड़ा सा लोगों की एक गलत फहमी भी आप कह सकते हैं कि उनका ये ख्याल है कि इलाज के लिए सिर्फ यही जगह है। पहले दिन जो है वो हमारे मस्तूंग के जो हॉस्पिटल था गौस बख्श रईसानी के नाम पे, जो मरहूम शहीद सिराज रईसानी के बाप के नाम पे, वहाँ पे 60 ज़ख्मी लाए गए थे। हमारे DHQ में 28 ज़ख्मी लाए गए थे। हमारे इसके मस्तूंग की तरफ से जो पहला हॉस्पिटल आता है उसमें 17
ज़ख्मी लेकर आए थे। लेकिन यहाँ पे हमारे टोटल जो है 110 पेशेंट जो है ज़ख्मी है हमने इस हॉस्पिटल में। इस वक्त सर कितने ज़ख्मी ज़रे इलाज? वो सारे लोग इधर आ गए थे। इस वक्त अल्लाह का फजल से हम सिर्फ जो है 32, जो मैं दोपहर को यहाँ से गया था, मैंने फिगर लिया था, अभी मैं इसका लेटेस्ट फिगर लेने के लिए आया था तो आपने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया। सर थोड़ा सा ये बताएं, अक्सर जो उनके अजीज़ वाक़ारिब है, ज़ाहिर है बहुत गरीब इलाका है, दूर का इलाका है, यहाँ पे कोई खाने पीने, ज़ाहिर मेडिसिन की तो बात लोग करते हैं कि मेडिसिन भी कुछ लोग गए थे, फिर शायद आपने कोई एक्शन भी लिया था? जी, मेरे इस हॉस्पिटल में हमने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की, सब ने अप्रिशिएट किया। मैंने अभी रास्ते में भी किसी को बताया कि सिर्फ यूनिवर्सिटी से 200 स्टूडेंट ने आकर ब्लड हमें दिया। जहाँ तक फूड की बात है, इनके गरीबों की, हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं। हमारे एक नासिर जिब्रान साहब जो है वो कराची से आए हैं, कसूर से डॉक्टर लोग आए हैं, सैलानी ट्रस्ट वाले आए हैं, उन्होंने सब लोगों को जो है वो खाने दिए। हमारे मुखैर हजरात जो है वो सारे आते रहे, फेडरल मिनिस्टर्स जो है वो आई, और हमारे खान अबकलात की लोग जैसे लोग आए, पॉलिटिशियंस आए, उन सब ने इनकी जो है वो काफ़ी हद तक मदद की। जहाँ तक उस एक वीडियो की बात है, मैंने उसका नोटिस लिया था और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ हमारे आंखें खोलते हैं। आपने किसी को सस्पेंड किया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रात के 2:30 बजे जो है मैं खुद आकर मैंने 2 बंदों को जो है सस्पेंड किया, जो हमारा लोअर स्टाफ थे उसमें इन्वॉल्व थे, और उस वार्ड की स्पेसिफिक वार्ड, चूँकि ये 700 बेड का हॉस्पिटल है, बहुत से मुख्तलिफ वार्ड है, उस एक नैरो वार्ड के ख़िलाफ़ जो है मैंने इंक्वायरी इनिशिएट की, उसको ख़ुद मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। 2 बंदों को मैंने सस्पेंड किया, और रात को 2 बजे हमने यहाँ पे शिकायत सेल जो है वो डेस्क एक इस्टेब्लिश किया। ये थोड़ा सा बताएं, इस वक्त कितने ज़ख्मी है जिनकी हालत तशवीशनाक है? हमारे इस सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त हमारे तमाम जो लोग हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं, कोई इस तरह का ख़तरे की बात नहीं है, सारे जो है वो ख़तरे से तकरीबन बाहर है। आपका बहुत शुक्रिया। आपने सुना, ये थे वज़ीर सेहत बलूचिस्तान फैज़ काकड़। उनका कहना था कि यहाँ पर सिर्फ ट्रॉमा सेंटर जो सिविल अस्पताल क्वेटा में वाक़या है, यहाँ पर 32 ज़ख्मी जो है वो ज़ेर इलाज है। जहाँ तक बलूचिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों की बात है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात के बाद जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो मांद पर पड़ गई है, ख़ासकर सानिया मस्तूंग के बाद। और आज बलूचिस्तान का ज़िला है किला अब्दुल्ला का इलाका है, कीली पिरालीज़ई, यहाँ पर नामालूम मुल्ज़िमान जो है उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सेनेटर दाऊद खान अचिकज़ई जो है वो ज़ख्मी हो गए। उनको भी यहाँ पर लाया गया है सिविल अस्पताल क्वेटा में, वो इस वक्त ज़ेर इलाज है। लेकिन यहाँ पर एक बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, दरिंगड़ या मस्तूंग का जो शुमार है वो बलूचिस्तान की इंतहाई पसमानदा, गरीब और महरूम इलाकों में किया जाता है। यहाँ पर लोग आए, उनकी ये शिकायत थी कि अद्वियात का मसला है, उसके साथ ही यहाँ पर उनका ये कहना था कि जो खुराक है उसकी कमी का भी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा ज़ाहिर बलूचिस्तान हुकूमत ने तो एक ऐलान किया है कि जितनी भी शुहदा है उनके ख़ानदानों को एक सरकारी नौकरी जो है वो भी दी जाएगी, साथ ही 15 लाख रुपए जो मुआवजा है उसका भी ऐलान किया गया है। लेकिन यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, ये मुआवजा मिलने में या रोज़गार मिलने में वक्त बहुत लग सकता है। वफाकी हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो मीडिया को भी हदफ तनकीद बना रहे। उनका कहना है कि 13 जुलाई को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का इतना बड़ा जो सानिया है वो रोनमा हुआ, लेकिन कौमी मीडिया ने बलूचिस्तान को उस अंदाज में कवर नहीं किया जिस अंदाज से कवर करना चाहिए था। ये आपने सुना, हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह ने जो है तफसील से बताया कि क्या सूरत हाल। कुछ मस्तूंग पे बात कर लेते हैं। क्या ये अचानक जो आया है कि दाइश ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, तो तमाम नज़रें मस्तूंग के ऊपर गई हैं। 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पर, और ख़ुसूसन जब ज़ायरीन के ऊपर हमले शुरू हुए तो कोयटा से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर है मस्तूंग, और ये उस रास्ते में आता है जहाँ से ज़ायरीन ईरान से होते हुए कोयटा आते हैं और ऑनवर्ड जर्नी करते हैं। तब ये मामला शुरू हुआ और पहली दफ़ा एक शूरा सामने आई जिसके बारे में कहा गया कि ये शूरा जो लश्कर जंगवी की और टीटीपी के स्प्लिंटर ग्रुप्स की है, उन्होंने एलिजियंस शो की इस्लामिक स्टेट या दाइश के साथ, और इसमें कोई भी जो है ये बेसिकली फ्रेंचाइजी चेंज हुई। पहले टीटीपी के साथ थी और अलकायदा के साथ थी, अब वो जो है
وہ ہو گیا. تو اس میں کوئی فورن فائٹر نہیں تھا, یعنی عراق جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی وہاں سے یا سیریا سے کوئی لوگ اس طرح سے نہیں آئے. پھر وہاں پر آپریشن شروع ہوا. 2014 میں ایک لیٹر لکھا بلوچستان حکومت نے تمام جو ہے آئی جی پولیس جتنے بھی تمام صوبوں کے, کہ یہاں سے داعش جو ہے وہ ریکروٹ کر رہی ہے ہزاروں کی تعداد میں فائٹرز, اور نہ صرف یہاں سے بلکہ ملک کے دوسرے علاقوں سے, جس میں ہنگو, کرم ایجنسی اور دوسرے علاقے. 21,000 کا فگر بھی دیا. جی 21,000 کا فگر. ہاں 21,000 کا, لیکن وہ اس وقت یہ بھی یاد نہیں کہ یہ وہی وقت ہے جب میرے خیال چودھری نثار صاحب, میں آپ کو وہیں پہ آ رہا ہوں, جب یہ رپورٹ آئی اور ہم لوگوں نے یہ ڈان میں چھاپی, کلاس لے لی تھی, ایسا کیسے؟ ہاں ڈان میں چھاپی تو امیڈیٹ جو ریئیکشن تھا چودھری نثار کا اور پولیس کا بھی ڈینائل کا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایک آفیشیل میمو مجھے نہیں نظر آ رہا, مجھے نہیں نظر آ رہا. اچھا, اسی دور میں آپ کو پتہ ہے کہ ضرب اسب کے خاتمے کا بھی اعلان کیا گیا, اور جو ہے یہ رد الفساد بھی شروع ہوا, جو بیسیکلی اسی مقصد کے لیے ہوا تھا, جو سلیپر سیلز ہیں یا ودن آپ کے وہ ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور کاروائیاں بھی ہوئیں. 2015 میں پھر یہ ہوا کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ عثمان سیف اللہ کرد, اس کو مارا گیا وہاں پر, اور جو لشکر جھنگوی کا چیف تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملک اسحاق کے بعد سب سے انفلوئنشل آدمی تھا, جب لشکر جھنگوی کے خلاف پنجاب میں آپریشن ہوا اور ان کی پوری لیڈرشپ ماری گئی تو یہ لوگ چلے گئے بلوچستان, اور وہاں پھر انہوں نے اسٹیبلش کرنا شروع کیا سارا. پھر یہ عثمان سیف اللہ کرد کو مارا گیا. اب کس قدر یہ ڈینجرس آدمی تھا, یہ اس کے جو اگر پیچھے چلے جائیں تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ایک داؤد بادینی بھی ہوتا ہے, دونوں جو ہیں ان کو سزا ہوئی تھی 2003 میں پھانسی کی, اور 2008 میں یہ کوئٹہ کی کینٹ جیل کے جو کہ سب سے سیکیور جیل ہے وہاں سے فرار ہو گیا. تو دوبارہ پھر 2015 جو فروری ہے اس میں مقابلے میں بالآخر اس کو مارا گیا. اس کے بعد ابھی مئی 2018 میں آپ کو پتہ ہے ایک جو کلی الماس میں ہوا, جو کہ ظاہر مستونگ نہیں ہے, دوسری سائیڈ ہے کوئٹہ کے اس طرف, وہاں پر مقابلہ ہوا جس میں ایک کرنل عابد سہیل عابد وہ بھی شہید ہوئے. وہ بھی ایک بڑا آپریشن تھا جس میں سلمان بادینی, جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ داعش کا بھی اور لشکر جھنگوی کا بھی وہ چیف تھا, اس کو بھی مارا گیا. تو کاروائیاں ساتھ ساتھ ہوئیں. سب کو یہ پتہ ہے کہ مستونگ کا علاقہ جو ہے وہ ہاٹ بیڈ ہے ٹیررزم کا, وہاں کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن بھی ہے, BLA بھی ہے, مطلب اس علاقے میں زیادہ یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ داعش کا اور لشکر جھنگوی کا زیادہ زور ہے, تو نیشنلسٹ کا یہاں پہ نہیں ہے, وہ ٹورڈز خاران اور دوسری جگہ وہ سیپریٹ ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب کہاں کوتاہی ہوئی, ظاہر ہے اس کی بہت سی ریزننگ بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں جس میں ان کو مارا بھی جا رہا ہے. کانسٹنٹ بیٹل ہے. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں جو ہے یہ سارا جو سینٹ کا ہوا یا جو حکومت چینج ہوئی, اس سارے اس میں جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے کہیں سے توجہ ہٹی یا وہ سارا ہوا, لیکن آبویسلی جو میں یہ آپریشن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی توجہ وہاں بہرحال موجود تھی, لیکن مستونگ میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جو شورا ہے داعش کے حوالے سے کہ وہ جو ریکروٹ بھی کر رہی ہے, تو میرے خیال میں آئی ایم شیور کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں مستونگ کے اوپر کافی ڈسکشن سینٹ میں بھی سینٹ میں بھی ہوئی ہے, بہت ساری ہوئی ہے. سینٹ میں جو سابق چیئرمین سینٹ ہیں رضا ربانی صاحب, ان کی تقریر تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو سیاستدان ٹارگیٹڈ لسٹ میں ہیں ٹیررسٹوں کی, جو نیکٹا بتاتی رہتی ہے, ان کا تحفظ تو چلے ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن جو لوگ لسٹ کے بغیر مر رہے ہیں مستونگ یا پشاور یا بنو وغیرہ, ان کا تحفظ کون کرے گا؟ یہ ایک بنیادی انہوں نے سوال اٹھایا ہے. اچھا, سیاسی کارکنوں کی گرفتاریوں میں تو پھرتیاں دکھائی جا رہی ہیں, مگر مستونگ کے بارے میں آلموسٹ مکمل خاموشی ہے کہ سیکیورٹی لیپس کیسے ہوا, کون الٹیمیٹلی ذمہ دار ہے,
क्या तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए, क्या है, कुछ अभी तक नहीं पता है। अच्छा, उसके साथ ही रज़ा रब्बानी ने कहा कि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो ज़हमत नहीं कर रहे सेनेट में आने की। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा था कि ये आखिर किस वजारत की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें ये बताए कि कलअदम तंजीमों के अरकान को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त कैसे मिली, जिन्होंने फैज़ाबाद का धरना दिया, दारुल हुकूमत की नाकाबंदी की कई हफ्तों तक, उनके 150 उम्मीदवार अल्लाह अकबर तहरीक में कौन है, कहाँ से आए, और बकौल रज़ा रब्बानी अगर इनमें से 25 अरकान भी पार्लियामेंट में आ जाते हैं तो पार्लियामेंट की शक्ल क्या होगी। बिल्कुल। सेनेटर परवेज़ रशीद भी जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब 4th शेड्यूल वाले भी इलेक्शन में उतरेंगे तो इंतखाबी मुहिम का पुरअमन रहना बहुत ज़्यादा तवक्कुआत बांधने जैसा है। उस दिन से डरें जब इनमें से बहुत से लोग पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे। वही बात डॉन ने आज एडिटोरियल भी इस पर लिखा है। HRCP का एक वफ्द है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की थी, बहुत सारी बातें की, आगे चल के अभी हम बताएंगे प्रोग्राम में। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है मस्तूंग से और शिद्दत पसंद तंजीमों के इंडक्शन से, HRCP ने बाद में जो स्टेटमेंट जारी किया है तफसीली, उसमें वो कहते हैं कि शिद्दत पसंद तंजीमों के लिए इंतखाबी राह खुलने से दहशत गर्दों के हौसले भी बुलंद हुए हैं, जिसका सबूत पेशावर और मस्तूंग है। ये एक ध्यान देने वाली बात है। एक हफ्ते में 225 के लगभग हलाकतें हुई हैं। HRCP ने मुतालबा किया कि तमाम उम्मीदवारों को मौसर सिक्योरिटी फराहम करना रियासती इदारों और ECP की ज़िम्मेदारी। बिल्कुल। तो ये सिचुएशन की एक शक्ल है। और फिर अब इस ब्रेक के बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सियासत और ख़ास तौर पर जो किस किस्म की ज़बान आजकल इस्तेमाल की जा रही है। वक्फे से पहले क्विकली जी ज़रा क्विकली, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू जेंटलमैन। मैं बिकॉज ये बार बार बात होती है जिम्मेदारी की, आपसे भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं। एक छोटा सा एक मिसाल देनी है मैंने, जिससे सब लोगों को ये आया हो जाएगा कि जिम्मेदारी किसकी किसकी है। आपको याद होगा मलिक इसाक का केस, जो लश्कर जंगवी की लीडर रह चुके हैं। 2009 में जब GHQ पर अटैक हुआ तो रिपोर्टेडली एक फौज का हेलीकॉप्टर आया, उसको नकाला जेल से लेकर गए, टेररिस्ट से उधर मुज़ाकरात करवाए, उनसे बातचीत कराई, वापस ड्रॉप कर दिया। सुनते जाइए। उसके बाद सर आप देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट मलिक इसाक के ख़ानदान को स्टाइपेंड देती रही, पुलिस उनके लिए एक्स्ट्रा नफरी उनकी सिक्योरिटी के लिए जेल के अंदर भी मौजूद थी कि वो सिक्योर रहें। तीसरा, जब वो बेल के ऊपर रिहा हुए तो आपने देखा कि उनके हज़ारों लोग बाहर निकले, उन पर फूल निछावर किए, और उन्होंने फिर कहाँ सिंध कहाँ पंजाब जाके खुले जो है वो मुखातिब हुए अवाम से, जल्द से जुलूस किए, वो भी खुल के किए। और उसके बाद क्या हुआ, एक इनकाउंटर में वो मारे गए। इस पूरी कहानी से आपको पता लगता है जिम्मेदार कौन है सर। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट सर, उसके बाद हुकूमतें, सिविल हुकूमतें, उसके बाद आपकी सोसाइटी जिसके अंदर ये नैरेटिव आज भी पनप रहा है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिस्टम जो कि ऐसे अनासर को ख़त्म होने नहीं देता। सेकेंडली आप देख रहे क्वेटा हो, मस्तूंग हो, बलोचिस्तान के अंदर 12th कोर मौजूद है, फौज का कॉलेज एंड स्टाफ सर्दन कमांड उधर बिल्कुल मौजूद है सर, FC का हेडक्वार्टर उधर मौजूद है। आपके एरियाज A and B हैं। सवाल तो हमें उठाने हैं ना सर, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं हम, जवाब नहीं मिलेंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। एक और चीज उठाने हैं या वक्फे के बाद थोड़ा सा मैं इस पे बात चले एक वक्फा ले लेते हैं, इसके ऊपर बात करके फिर पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे। बिल्कुल डन। इससे पहले आपको एक बड़ी गर्म खबर सुनाएं। मुबशिर जैदी ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से रैप अप करना चाह रहे हैं। सो जैदी, ओवर टू यू। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम बार बार बात करते हैं सलूशन की, कि अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, क्या लेसन्स हैं सारे उससे। तो मेरे ख्याल में जो गुज़िश्ता बरस जब आई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट, उसमें क्लियरली चीज़ें दी हुई थी कि अगर आप इस तरह करेंगे, स्ट्रीमलाइन चीज़ों को करेंगे तो दहशत गर्दी का खदशा खासी हद तक न सिर्फ मिनिमाइज़ होगा, बल्कि आप एक
जो है एक कोऑर्डिनेशन बिटवीन सिविलियन मिलिट्री एजेंसीज और दूसरा करके इस चीज़ को रोक सकते हैं, लेकिन उस पर चौधरी निसार साहब जाहिर है वो उनकी जिम्मेवारी थी, तो वो उस पर पाँव रख के बैठ गए और उन्होंने ओपनली ना सिर्फ उसको रिजेक्ट किया बल्कि इनिशियली तो कहा कि मैं इसको चैलेंज भी करूंगा और जज्बाती हो गए, जज्बाती हो गए। मेरा मुंह ना खुलवाएं। नहीं, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जब मौका आएगा वो उन्होंने फिर 3-4 वो घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की कि वो कुछ बताएं, लेकिन तो ये वो लेसन्स है मेरे ख्याल में किसी ने भी, ना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस रिपोर्ट से कोई सबक सीखा, ना ही सिविलियन इदारों ने इस रिपोर्ट से सबक सीखा। तो जाहिर है बेहतरीन रिपोर्ट है, बिल्कुल, और हर चीज को मतलब उन्होंने हॉस्पिटल, ये था कि हिम्मत कैसे हो ये रिपोर्ट लिखने की। एग्जैक्टली, हॉस्पिटल से लेके इंटेलिजेंस एजेंसी से लेके बॉस यार बुलेट्स भी रिकवर किए अपने गाड़ी से। ये तो बहुत लंबी कहानी है यार, ये मतलब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी है, सिविलियन हुकूमतें भी हैं, मुआशरा भी है, आप और मैं भी हैं, ये सब कुछ सिस्टम भी है, एक ही हमाम है। बहरहाल ये मेरा तो यही कहना था कि अगर जस्टिस काजी फायज़ी से रिपोर्ट पे थोड़ा सा भी 5% भी अमल दरामद हो जाता तो एटलीस्ट हम बुनियाद तो रख देते, ना सिर्फ बुनियाद रखते बल्कि कम अज़ कम ये ना होता कि खुदा ना करे इस साने के बाद हम दोबारा इंतज़ार करें कि अगला सानिया कब होगा। जी ओके महर, आई थिंक अब आप बताएं कि जो आप पॉलिटिकल सेगमेंट बड़ी खबर की तरफ आते हैं। जरा ये कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं कि नारे लगाने वाले जो थे वो एक बार फिर हमने देखा अनफॉर्चुनेटली मियां साहब से कोसों दूर रह गए। अब एवनफील्ड से अडियाला जेल तक मियां साहब जो है उन्होंने तो हजारों किलोमीटर का फासला तय कर लिया, मगर लाहौरी गेट से निकलने वाला काफिला जो है वो उनकी वेलकम करने के लिए, उनको इस्तकबाल के लिए जो है वो चेयरिंग क्रॉस से आगे ना बढ़ सका। अब इस काफिले को रियासत के ऊपर रियासत नवाज शरीफ से उसने बेबस कर दिया था या फिर सियासत ने, ये आज का बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कुछ दिलजलों की ये खबर है कि छोटे मियां जो हैं वो पंजाब एक बार फिर हर कॉस्ट के ऊपर वो फतह करने का इरादा करते हैं। ही अंडरस्टैंड्स के फेडरेशन उनके हाथ अब नहीं लगना, फेडरल गवर्नमेंट पंजाब एट ऑल कॉस्ट वो जरूर चाह रहे हैं। सो बड़े को नजरअंदाज करके और बड़ों की, जो आप समझ गए होंगे, बड़ों की हुक्म बजा आवरी जो है वो उनकी अब मजबूरी बन गई है। गिरबान चाक करके सलाखों के पीछे जाने वाला जो है वो सियासतदान हो या फिर दीवानावार अपने लीडर के लिए सड़कों पर निकलने वाली अवाम हो, बदकिस्मती से टैंकों के सामने लेटना अभी तक नहीं सीखा। सो जो हुआ है वो सियासत की फितरत पर हुआ है। मियां साहब ने जेल जाने से कबल अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड किया है, लेट्स हियर इट। मैं देख रहा हूं कि पूरे मुल्क को एक जेल में बदल दिया गया है। हमें अब जंजीरें तोड़ना होंगी, इस कैद से निकलना होगा, 70 साल से जारी खेल से निजात हासिल करना होगी, जिसने कायदे आज़म के पाकिस्तान को तमाशा बना दिया है। ये सर मैंने थोड़ा सा वीडियो पैगाम दिखाया है क्योंकि मियां साहब ने तो बजा फरमाया है। अगर आप पूरा पैगाम सुने उसमें कहते हैं ये उसी जेल में है कि जहां आज मियां साहब जिधर हैं वही जेल है जिधर एक वजीर आजम के लिए फांसी गार्ड की तैयारी की गई, एक वजीर आजम को उम्र कैद हो गई, एक सियासतदान को 11 साल कैद और फिर डील, फिर NRO भी देखा हमने, फिर एक IGI के बाद जो है वो फिर एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक सियासतदान का काला कोट था, यू रिमेंबर मेमो, और एक सियाह रात में जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत बदली। सो सारे इक्वल पानी में, इस्तेमाल में सभी नंगे हैं, लेकिन मियां साहब जो हैं वो मुल्क को तमाशा कह रहे हैं। मुल्क तो तमाशा बन गया मगर तमाशबीन कौन रहे हैं? आज अगर मियां साहब नहीं तो सियासत के कबीले के और बहुत से लोग जो हैं वो इस तमाशे का हिस्सा हैं। जमहूरियत के तसलसल का ये तीसरा इलेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात से भरा है, लेकिन इलेक्शन शफाफ नहीं हो पाएंगे। क्या मियां साहब जेल जाकर पूरी कौम को अपने बयानिए में कैद कर गए हैं या वसतुल्लाह साहब सियासत का वक्त बदल रहा है? आपको क्या लग रहा है? वसतुल्लाह सर आपसे पूछ, मैं बात पे मैं बात करूंगा, आप जारी रहिए। नहीं वो अब आपसे मैं जारी रह सकती हूँ, आप सोच लीजिए। Do not challenge me. I can continue for the next hour. महर, मुझे लगता है कि जो आपने बात की है बिल्कुल ये बातें हो रही हैं कि शायद जो मियाँ छोटे मियाँ साहब हैं वो जो है अपना सियासी मफाद देख रहे हैं। इस पर नुसरत जावेद ने आज बड़ा अच्छा एक कॉलम लिखा जो मुझे थोड़ा सा हकीकत से करीब तर भी लगा। उनका ये कहना था कि नून लीग बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं लेके जाना चाह रही थी, क्योंकि अब से 10 रोज़ बाद इलेक्शंस हैं मुल्क में, और इलेक्शंस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है दावे नहीं होते, वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपको अपना पोलिंग ऑफिसर भी चाहिए होता है, 4-5 लोग भी चाहिए होते हैं जो लोगों को, वोटर को लेके आएंगे, उनको खाना भी खिलाएंगे, उनको बिल्कुल तो ये नून लीग ने ज़ाहिर है ओवर द ईयर्स, ख़ास तौर पे लास्ट कोई 25 ईयर्स में अपनी एक
कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट करके उन्होंने, और यही फ़र्क रहा नून पीपल्स पार्टी बमुकाबला तहरीक इंसाफ में। पीएमएलएन के एहतजाज करना और इस तरह टैंकों के आगे लेटना तो दूर की बात है। नहीं, उसके लिए टैंक का निकलना भी जरूरी होगा। टैंक नहीं है तो जाहिर है ये 70 साल में एक मिसाल है कि टैंकों के आगे पाकिस्तान में कोई लेटा हो। हाँ जी बिल्कुल सर। मगर यू नो व्हाट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज सर कि शहबाज शरीफ साहब इतने फासले बढ़ा चुके हैं। कल रात गए, मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगी, 4 बड़े हलकों जिनका इमरान खान ने कहा था, उसमें से एक जो अहम हलका है उसके एक बड़े लीडर जो हैं उनको नवाज शरीफ के आने से एक रात कबल शहबाज शरीफ साहब ने अपना प्लान बताया और उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हाउस तक रुक जाऊंगा, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। ये बहुत गुफ्तो शनीद हुई, गुस्सा भी इसके ऊपर इजहार हुआ। उसके बाद चीफ मिनिस्टर से भी राब्ता किया कि हम पे कोई प्लीज एक्शन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हम नहीं एयरपोर्ट तक जाएंगे। जिसके अंदर पार्टी के अंदर आप देखते हैं जाती लोगों से और भी जो मेरी बात हुई है, दीगर लीडरान जो हैं, आज सादिक हों, ख्वाजा आसिफ हों, आपके मुशाहिदुल्लाह साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे। ये भी शहबाज शरीफ से सब आगे निकल गए थे। एक अंदर की मीटिंग के अंदर हमजा शहबाज ने सबसे पहले उठ के ये कहा कि हम इतना भी नहीं लेट सकते इनके आगे, हमें सड़कों पे निकलना चाहिए। इनिशियली शहबाज शरीफ वाज नॉट इन फेवर ऑफ कमिंग आउट। सो ये तो एक कश्मकश है और अंदर से अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं सर। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ ने अपने ओन पे डिसीजन लिया। यू नेवर नो कि शायद उन्होंने मियां साहब से ये बात करके ये कहीं पे अजम्पशन के दरमियान एक ठोस हकीकत सर मियां साहब ने तो ये ऐलान कर दिया था सारी रुकावटें पार करके आओ, माओ बहनों को बाहर निकाल के आओ। बात सुनिए, मियां साहब की प्रायोरिटी सुनिए मुबशिर, बात ये है, महर बात ये है कि अजम्पशंस अपनी जगह, हम मसाला तो ज़ाहिर डालते रहेंगे 26 तक और उसके बाद भी, लेकिन ठोस हकीकत ये है कि अंदर खाना जो भी गुफ्तगू जिसने की या नहीं की, ठोस हकीकत ये है कि 1000 के लगभग जो कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हुए। सारी की सारी लीडरशिप जो है वो टेररिज्म की उस पर क्लॉज लगती हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मोलोटोव कॉकटेल जो है वो रेंजर्स की तरफ फेंक रहे हैं। जो मरियम औरंगज़ेब हैं वो पुलिस के एक सिपाही को नीचे के उसे कूट रही हैं। और जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने एक आदमी के जो है बाल पकड़ के उसका सर दीवार से मारा। कि इस तरह के जो चीज़ हैं लाहौर पुलिस ने उनके खिलाफ के जी उन्होंने उकसाया, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने जो है कार्य सरकार में मुदाखलत की, उन्होंने जख्मी किया। तो ये चीज़ें तो मुझे ये जो बात है ना वो सर मुझे याद आया कि कितना हम ग्रेजुएट कर चुके हैं। एक ज़माना था कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो हैं सिर्फ भैंस चोरी करके ये समझते थे कि वो स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। या मरहूम हसन महमूद दोपहर में बिजली के खंबे पे चढ़ के तारे काटते हुए पकड़े जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ क्या केस बनता है और 50 और लोगों के खिलाफ कि जी वो पथराव कर रहे थे। अच्छा तकरीब। अच्छा ये जो बात आपने की है ना, देखिए अब अगर ऐसे लोगों पर इस तरह के फ्लिम्सी टेररिज्म और इस तरह के केसेस लग रहे हैं तो अगर एक्चुअली कुछ किया होता तो फिर क्या होता। जो नुसरत जावेद साहब की जो बात है उसमें वजन है, ठीक है, कि अगर आप इस तरह की बातों पर इस तरह जी वही ना, तो आई मीन नहीं, इट शोज द पैनिक ऑफ द स्टेट टू मी इन अ वे बिकॉज यही तो पैनिक था सर। अगर असल में बंदा बहुत सारा निकल आएगा तो क्या दिखाएंगे लोग? वही हम आजकल वेडिंग फोटोग्राफर तक के पास ड्रोन कैमराज होते हैं। जाहिर है कि PMLN से अगर आप कारकुनान से बात करें तो कहते हैं ये बड़े लोग निकले हैं और काफ़ी लोग इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं कि लोग निकले हैं। 50,000 शायद ना निकले हों, ये मुझे नहीं पता। ड्रोन फुटेज ही बना लेता बंदा, मतलब PMLN खुद बना सकता है। ये कोई मतलब रीपर या प्रेडेटर ड्रोन की तो बात नहीं हो रही ना यार, बाजार से क्वाडकॉप्टर खरीद सकते हैं जिसके अंदर प्री फिटेड कैमरास हो। ये मुझे बात समझ नहीं आई, या हो सकता है अगर बनी है तो मैंने देखी नहीं है, ये मुश्किल है। ज़रार यही तो लैक ऑफ प्लानिंग है जिसके ऊपर पार्टी के अंदर शदीद गम हो। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब किस्म की लैक ऑफ प्लानिंग हुई ना यार। आई मीन लाइक आई सेड, ये तो मतलब आजकल कोई नॉर्मल फंक्शन पर भी कुछ देखे हकीकतें भी तो है ना। वैसे हम कैसे कह सकते हैं लैक ऑफ प्लानिंग है, इसलिए कि एक तरफ तुम नुसरत जावेद की बात कर रहे हो कि उन्होंने सेंसिबिलिटी से काम लिया,
کہ جی ہم یہاں تک کریں گے, یہاں اس سے زیادہ اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمیں ورک فورس چاہیے 25 جولائی کے لیے. یہ تو نصرت صاحب کی تھیوری ہے نا, مہر کی تھیوری الگ ہے, وہ اس کو ایک اور نظر سے دیکھ رہی ہے نا. اچھا جہاں تک سر آپ لوگ کنفیوز کر رہے ہیں, میری تھیوری نہیں ہے, نصرت اللہ خان صاحب مسالہ کہہ رہے ہیں. سر برائے مہربانی میں ہارسز ماؤتھ کی بات آپ کو بتا رہی ہوں, جس کو جو نواز شریف صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ تحریک بن کے پھیل جاؤ, اس تحریک کے اندر شاید شہباز شریف صاحب ہی سب سے بڑی حلل ہے, سب سے بڑی آبسٹیکل ہے جس کا میں آپ کو ذکر بتانا چاہ رہی ہوں. یہ اندر سے غم و غصہ جو ہے یہ اب ابھر رہا ہے. مہر, اب جس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں بھائی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں, تو وہ یہی چیز ہے جو اب تک چلی آ رہی ہے, جس کے بارے میں میاں صاحب کے مقاصد دوسرے ہیں. میاں صاحب کا مقصد امیڈیٹ پاور میں آنا نہیں ہے, ان کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے مریم کو ایونچولی لانچ کرنا ہے. اور in the meantime شہباز شریف کی کیا پرابلم ہے سر؟ he wants to save his skin. فرض کریں کہ وہ شہباز شریف لیڈرشپ کی یہ بات مان لیتا کہ یار دبی رکھ چڑھائی کر دیو, وہ چلے جاتے وہاں ایئرپورٹ اور ان کے کارکنان جو ہے گیٹ ویٹ توڑ کے جو ہے رن وے پہ چلے جاتے, سب ہو جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا یہ ذہن میں ہے کیا؟ وسط اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب نہیں ٹکر لینا چاہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے, یہی تو نہیں, وہ ایک الگ بات ہے. میں ایک سینیریو دے رہا ہوں کہ شہباز شریف ان کی باتوں میں آ جاتے, بڑے بھائی کے متعلق شہباز شریف تو سنتا نہیں, اپنی کڑی دی سنتا ہے. شہباز شریف اگر جو ہیں یہ ساری باتیں کر لیتے جو کہ کارکنان بقول آپ کے اور لیڈرشپ دوسری چاہ رہی تھی, تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گی, مریم بی بی نے بھی ایک ویڈیو کی ہے, اس کے بھی کچھ حصے ہم نے دکھانے ہیں. انہوں نے پہلے ایموشنل ایک اپیل بھی کی ہے, بات شروع کرتی ہیں وہ ماں بیٹی کے رشتے سے, پھر وہ کہتی ہیں دل پہ قابو پا کے میں یہاں جیل کاٹنے آئی ہوں, اور پھر کہتی ہیں میں اپنے والد کی کمزوری نہیں طاقت بنی ہوں, اور اب ایک حلقے میں نہیں 272 کانسٹیٹیونسیز میں مریم لڑے گی. ایک دفعہ اس کا I've shrunk it basically, just have a look. جی, آپ ماں بیٹی کا رشتہ جانتے ہیں, اپنے دل پر قابو پا کر میں یہاں جیل کاٹنے کے لیے, قانون کے آگے سر جھکانے کے لیے آ گئی ہوں. میں ایک بہادر باپ کی بیٹی ہوں, ایک دلیر قوم کی دلیر بیٹی ہوں. انہوں نے مجھے نواز شریف کی کمزوری بنانا چاہا, میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی طاقت بن کر نکلی. آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ ہے, اور آپ کی بیٹی آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ الیکشن کی بھرپور تیاری کیجیے. اب گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں رہا, نکلیے اور ووٹ کو عزت دو کا پیغام گھر گھر پہنچائیے. میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس جنگ کا ہراول دستہ بنیں. جی زرار, کیا خیال ہے آپ کا, کمزوری رہی ہیں یا طاقت؟ مگر ایز آئی سیڈ انفارمیشن اور نیریٹو کا یہ فورتھ جنریشن وارفیئر جسے کہہ دیتے ہیں, بریلینٹ نیریٹو. اب تو میرا خیال ہم 7th 8th یا 9th جنریشن وارفیئر پر آ گئے. میں تو اب لاسٹ ٹریک کہ اب کون سی جنریشن. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ماسٹر اسٹروک انہوں نے کھیلا ہے وہ لیٹر کھیلا ہے کہ میں جیل میں جو ہے بی کیٹیگری کے لیے اپلائی نہیں. بالکل, مطلب بنیادی بات ہوتی ہے آپٹکس کی, ایگزیکٹلی جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اچھا میں جیل کی بات کی, جی جی, بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ وہ کرائٹیریا ہی نہیں میٹ کر رہے ہیں, پچھلے سال 40,000 ٹیکس دیا تھا. لیکن عام آدمی کو تو یہ نہیں پتا. عام آدمی کے سامنے مریم نواز کا ایک لیٹر ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں یہ سہولتیں نہیں لوں گی. وہ پڑھانے وڑھانے کی بچوں کو بات, پھر ساتھ ہی ساتھ یہ, تو وہ جو نیریٹو بن رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں آج نہیں, وہ شاید 2 سال بعد دیکھ رہی ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ شاید جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, گودام میں جو ہے وہ کس نے دیکھا. بالکل. اب جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, جانے سے پہلے مہر آپ نے بھی یہ تصویر دیکھی ہے, حد میں خل اخبار میں چھپی ہوگی, وہ جو خداحافظ کہہ رہے ہیں کلثوم بی بی کو. بالکل جی, میاں نواز شریف ہاتھ پکڑا ہوا ہے. Zarar, can you hold your thought over there, sir? Sure. Due apology, we have to go over to the bulletin. Bulletin کے بعد please. نہیں بالکل, اشتہار کو بھی جی. Thank you.
वेलकम वंस अगेन। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़रार खोरो, हमारे साथ मुबशिर ज़ैदी हैं, वसतुल्लाह खान साहब हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी किस तरह नैरेटिव बिल्डिंग की गई है और वीडियो पैगामात रिकॉर्ड किए मरियम बीबी ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, और वो पूरे सोशल मीडिया में है। मगर एक अहम तरीन आज की डेवलपमेंट ये भी है कि पहले तो बात हो रही थी कि शरीफ ख़ानदान का ट्रायल जो है वो जेल में ही रहकर होगा, जिस पे उनके वकला ने भी बड़ा एहतजाज किया और साथ ये भी कहा कि अब मोहम्मद बशीर को बहैसियत जज बाकी दो जो रेफरेंसेस हैं उनको नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो अपना बायस शो कर चुके हैं एवनफील्ड के फैसले के अंदर, इनके अपार्टमेंट्स के जो मेन फैसला था उसके अंदर। मोहम्मद बशीर साहब जो जज हैं उन्होंने आज ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि मैं अलहदा होना चाहता हूँ, मुझे बेशक ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि अब अदम एतमाद का इजहार मेरे नवाज शरीफ और मरियम बीबी के वकला ने भी कर दिया है। तो अब ये ख़त क्या लग रहा है आपको मुबशिर, ये इस खत के ऊपर कुछ काम करेंगे? कीप इन माइंड मोहम्मद बशीर जो हैं ये दूसरी एक्सटेंशन पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल मेहर, मेरे ख्याल में ये रिक्यूज़ल इस वजह से हुआ है कि ये जज साहब जो है अपना माइंड शो कर चुके हैं एवनफील्ड केस के अंदर, जिसमें उन्होंने JIT के और तमाम जो डिफेंस का जो था उसको रिजेक्ट करके उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो अजीज़िया और दूसरे रेफरेंसेस हैं वो क्योंकि इंटरलिंक्ड है और इसमें कमो बेश वही एविडेंस और वही एसेट्स अंडर क्वेश्चन हैं, तो मेरे ख्याल में उनके पास रिक्यूज़ल के अलावा कोई चारा नहीं था। और जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी जो है चारा नहीं था, ढिठाई भी हो सकती थी। नहीं देखें ढिठाई देखिए ज़ाहिर है वो जज के मनसब पर फाइज है, अगर वो खुद ना होते तो मे बी कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील कर देता इसके ऊपर कि जनाब ये अपना जहन क्योंकि बना चुके हैं इसलिए अब उनकी बायसनेस कह लें या मेलाफाइडे कह लें या उनका जहन वो वाजे हो चुका है। तो हाई कोर्ट जो कि सुपरवाइज कर रहा है इस चीज़ को, इमीडिएट सुपरविजन बहरहाल हाई कोर्ट के अंडर वो आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट उनके साथ हो रहा था वो सिर्फ एक ट्रायल तक महदूद था। तब गोइंग फॉरवर्ड मगर आपने ये देखा ये बार बार जिस बायस का जिक्र है ये पहले भी नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी के वकला जो हैं ये कहते रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी उसके अंदर JIT की फाइंडिंग्स को ये कह चुकी कि भाई ठोस फाइंडिंग्स हैं, इनको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये बार बार उसी को इस्तेमाल करेगी। कैसे एक एहतसाब अदालत जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवरलुक कर सकती है, कैसे एक उसी जजमेंट के अंदर उसी बेंच के अंदर बैठे हुए एक जज जो है वो मॉनिटरिंग जज बनेंगे। ये आपने पिछले एक साल से आप ये सुनते आ रहे हैं कि ये बायस है, ये बायस है, ये नहीं होना चाहिए। सो आई एक्चुअली थिंक बड़ा कमेंडेबल स्टेप लिया है मोहम्मद बशीर साहब ने, मुझे अलहदा कर दिया। बिल्कुल, और मेरा ये ख्याल है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि अब जब अपील होगी, अपील के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी और ये कहा जाएगा जैसे नून लीग का एक मौक़िफ़ है कि जनाब उन्होंने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर तो सज़ा दी नहीं है, उन्होंने सिर्फ मिस डिक्लेरेशन के ऊपर दी है। तो ये चीज़ें जब आएंगी तो ज़ाहिर है जज के कंडक्ट के ऊपर भी सवालात उठेंगे। और आप ये भी जहन में रखें, इसका मतलब है इस केस में अब हमें नज़र आएगा कि इसको ये एक्सटेंड होगा क्योंकि पहले भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा था क्योंकि ये सारा केस सुन चुके हैं, सारी आर्ग्यूमेंट सुन चुके हैं, अब तो ये कंक्लूडिंग कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड पे लाना था विटनेसेस की, एंड दैट्स इट। तो अब आपसे 8 से 9 इसका शुरुआत भी होगी, इसको सुना भी जाएगा। सो वी लुकिंग एट अ लॉन्गर टाइम नाउ पॉसिबल। बिल्कुल लॉन्गर टाइम, और ये मेरे ख्याल में अब जो लॉन्गर टाइम है क्योंकि इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई, मरियम को सजा हो गई। इससे पहले मैं भूल जाऊं जिसको अब मैं एक और मौका दे रही हूँ वसतुल्लाह खान साहब को कि मेरी खबर को मसाला कह दें, बट चलें कुछ नहीं होता, मैं तो फिर भी शेयर करूंगी। सर आपको पता है खबर क्या गर्म है इस्लामाबाद में? क्योंकि मियाँ साहब बहैसियत 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियन B क्लास में है, बेहतर जेल में है, तो सर उनको अपना बाहर से खाना मंगवाने का भी एक मौका मिलता है। तो एक घर है जो करीब में रेंट कर लिया गया है जिधर खाने भी पक रहे हैं। गो के कुछ रिपोर्टर्स ने आज ये भी रिपोर्ट किया कि वो हीटर के ऊपर खाना गर्म कर रहे थे, बट हीटर आजकल के मौसम में आई फेल टू अंडरस्टैंड। और फिर कुछ लोगों से जब बात हुई तो ये बताया जा रहा है कि एक घर भी रेंट कर लिया, उनका स्पेसिफिक और उनके टेस्ट के मुताबिक जो है वो पकवान होगी और उनको पहुंचाई जाएगी। इस बात सुन के मुझे तो भूख लग रही है। मुझे इसलिए मसाले वाला खाना हो सकता है वो साहब, कुछ भी खिला दो यार। आपको मसाले वाला पसंद है ना? आप आपसे मुखातिब हो रही है। मेहर ने दिल पे ले लिया। मैं ये क्या आप तंग कर सकते हैं, मैं नहीं तंग कर सकती। यार ये क्या खुला तजाद नहीं है वसत साहब। अगर हमारे लिए ये न्यूज़ इसलिए अचंभा नहीं है
کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر ایک جیل ہے کراچی سینٹرل جیل, جہاں پر سے جو ہے میرے خیال میں آرڈنری کرمنل بھی فوڈ پانڈا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلیوری ہوتی ہوگی. تو سر پھر میاں صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنا بڑا لفافہ ملا فوڈ پینڈا سے نام لینے کا, یہ بتاؤ کتنے میں بکے تو, کتنے میں بکے تو. آپ کو مہر موقع ملے نا تو اس مکان میں جا کے ذرا کھانا وانا چک کے بتائیے گا کیسا پک رہا ہے. سر یہ بہت ضروری ہے, آپ کو بھی اسپیشل بھیجوں گی نہیں, ہم انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کریں گے اس کے اوپر, آپ فکر نہ کریں. اور وہ گھر کے ہم توے کی تہہ تک پہنچیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا یہ بھی ایک مت ہے کہ میاں صاحب کو نہاری اور پائے پسند ہے, ان کو نہیں پسند. مجھے تو بہت پسند ہے یار, مطلب اور دیکھیں اب یہ کھانے کی باتیں تھوڑا کم کرنے میں سوئے میں نے کو 8 گھنٹے میں بہت بھوک لگ رہی ہے. زبان کے جو چٹخارے جو لیے جا رہے ہیں تو زبان کے چٹخارے سیاست میں بھی لے لیں. بالکل سر. زبان سے کیا کیا مزے لیے جا رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیمپین میں اکثر ہوتا کیا ہے, ہونا کیا چاہیے کہ جی یہ ہمارا منشور ہے, اس کو آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منشور ہے, یہ ہمارا ایجوکیشن پلان ہے, یہ ہمارا ہیلتھ پلان ہے. اچھا ہو کیا رہا ہے ہمارے, تیرے ووٹر کھوتے ہیں, او تیرے ووٹر بغیرت ہیں. ایک دو چیزیں ہم نہیں سنائیں گے. زرار اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بڑی نازیبا گفتگو ہے ان کی, پرویز خٹک صاحب کی اور آکت صاحب کی, ان ویری بیڈ ٹیسٹ. اینڈ ایز یوزول ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ہر جگت ہر مذاق جو ہے وہ آ کے عورت پہ ختم ہوتا ہے. ان ویری بیڈ ٹیسٹ, ان ویری بیڈ ٹیسٹ. مگر ایک بات ضرور دکھانے سے پہلے ضرور یہ کہوں گی کہ ایک تو عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ جو استقبال کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب کے وہ گدھے ہیں, ایک وہ بھی وقت تھا جب عمران صاحب بھی استقبالیے کے لیے کھڑے ہوئے تھے نواز شریف کے. اور پھر جب پرویز خٹک کہتے ہیں کہ جدھر بھی میں پیپلز پارٹی کا فلیگ یا جھنڈا دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہے ادھر گانے بجانے والی یا کوئی طوائف ہوتی ہوگی. اللہ معاف کرے مگر 35 سال ہے ان کے کریئر میں سے 30 سال پرویز خٹک کے گھر کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کا جھنڈا رہا ہے. انف سیڈ. پہلے عمران خان کا سنتے ہیں پلیز, اس کے بعد ایاز صادق بھی پیچھے نہیں رہے, پہلے عمران خان کا سنیے. جو پنجاب کا رہنے والا عمران خان یا پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا وہ بے غیرت ہوگا. جو ہے تمہارے ساتھ وہ بے غیرت ہے. جو بھی لوگ ایئرپورٹ پہ جائیں گے نواز شریف کو لینے کے لیے, ان میں اور میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وہ تگے باندرے کی طرح نچ رہے ہیں. وہ تمہیں کہندی ہاتھ بن کے سلام کر لیں, سلام کر لینا. وہ کہندی ہے کلو کے دعا مانگ لے, نہیں مانگ لینا. وہ کہندی اتنے متھا ٹیک دے, متھا ٹیک دینا. وہ کہندی اتنے لمحہ پیرو, لمحہ پی جانا. اس بی بی دے کولے ایڈا علم ہوندا کہ پہلے جنے نو وزیر اعظم بنا لیتی نہ کرن. وائس کمال نہیں ہے ویسے, میں تو قاہرہ صاحب کو کیسے بھول گئی. قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی جس عورت نے قیادت کی ہے, سب سے زیادہ فخر کرتے ہیں کہ ہماری فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر ان اے مسلم کنٹری ہماری بی بی تھی, وہ آج ایک عورت کو فالو کرنے کے اوپر جگت لگا رہے ہیں عمران خان کی. I mean honestly where does it stop? مہر وہ سب کو چھوڑے, ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے جو مطلب مریم نواز شریف صاحبہ ان اے وے از the face of PMLN aggressive campaign. تو انہوں نے بھی کہا تھا نا کہ عورت کو ووٹ دینا حرام ہے. یار یہ تو تم بڑی اچھی باتیں کر رہے ہو. دیکھو بات یہ کہ مسلم لیگ نواز نے پورا ایک اشتہار بنایا ہے جس میں عمران خان کے وہ ٹوٹے شامل کیے گئے ہیں جس میں انہوں نے بری زبان استعمال کی ہے, اور اس کے اینڈ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ نیشنل لیول کی صورتحال ہے. پرویز خٹک کا مہر آپ ذکر کر ہی چکی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیا آسمان ٹوٹ پڑا ہے. ایک میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ کیونکہ آپ نے ابھی اگر ایک سیکنڈ اجازت دیں تو آپ نے جو بھی کہا نا یہ اشتہار کا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا نا, جو اینڈ ود گیلی شلوار, اس کا جو جواب عامر لیاقت نے دیا ہے وہ تو آپ نشر نہیں کر سکتے. وہ نشر ہوا ہے لیکن ہم نہیں کر سکتے. مطلب اس سے تو مطلب میں کسی بھی قسم کے اس کی میں آپ کو میں بیان کر کے نہیں. مطلب عامر لیاقت سے اگر آپ کو بھی کوئی توقع تھی تو میں مجھے تو اپنے آپ سے بھی نہیں. مگر the fact remains آپ مریم نواز شریف کی سیاست سے اختلاف کیجئے, آپ ان کے ناروں سے اختلاف کیجئے, بٹ how dare you, آپ کو کیا حق ہے کہ آپ ان کی ذات پہ اور پرسنلائز اٹیک کریں. پہلی دفعہ دیکھو سب کے گھر میں مائیں بہنیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں نا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ روایات بہت پرانی ہیں. میں آپ کو مہر بتا دوں 1964 میں جب ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کا صدارتی الیکشن ہو رہا تھا تو گجرانوالہ میں ایک سیاسی خانوادہ کے جس کے فرزند آج بھی
साबिक काबीना में भी थे और बड़े अहम ओहदे पे थे। उनके जो वालिद थे वो जनरल ज़ियाउल हक की काबीना नाम में क्यों थे। नहीं लेना? खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद थे, क्यों नाम नहीं लेना है ना? मैं आपको बताता हूँ महर, आज नाम ले सर, डंके की चोट पे लेकर कब तक चुप रहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो जब वजीर आज़म बनने, मेरा वाक़या बीच में ही रह गया। आप अपना वाक़या कंप्लीट करें। आप बता दें। मैं बता दूं? थैंक यू। गुलाम दस्तगीर खान साहब उस वक्त कन्वेंशन लीग में थे तो, और उनके हामियों ने जुलूस निकाला। उस जुलूस में एक कुतिया पे लिखा हुआ था फातिमा जिन्ना और उसको डंडे मारे जा रहे थे। इमेजिन। तो ये देखो, ये रिवायत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बड़ी पुरानी है। अब चूंकि नवाज शरीफ साहब को आप भूल गए कि जब ज़िया के फ्यूनरल के ऊपर उन्हें बीबी के लिए क्या अल्फाज नहीं वो सब है। देखिए एक एक करके आएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब चूंकि हमें इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि पहाड़ टूट गया है कि हर आदमी इस गटर में अपने आप को डुबकियां मार रहा है, इसलिए हमें लगता है जैसे तूफान आ गया है। लेकिन ये रिवायत सियासत में बहुत पुरानी चली आ रही है। नहीं, अब तो आपके बराए मेहरबानी परवेज खटक साहब, जिस तरह आपने कहा पहले तो आंखों से गिर गए, आप सुनाए मुबश्शिर, आप सुनाए कि मुबश्शिर अभी बता रहे थे ना। नहीं, वो था कि 2 दिन पहले वो उन्हें मामूली चोट आई थी, वो किसी पीटीआई के वाले ने वो क्या, तो मैंने लिखा है, मैंने कहा शुक्र है चले, वो सिर्फ निगाहों से ही गिरे हैं बाद में। हाँ, ऐसे नहीं। बेनज़ीर का मैं वाक़या इसलिए बता सकता हूँ कि जब वो वज़ीर आज़म बन रही थी तो मुझे याद है, आपने कहा नाम ले तो मुझे हुसैन हक्कानी साहब, ज़ाहिर है इतनी किताबें लिखे हुए, सारा कुछ वो करके वो पीपीआई में जाते थे, अखबारों के दफ्तर में जाते थे, और जो नारे उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ बने वो तो शायद जो आप सुन रही हैं आज ये कुछ भी नहीं है उसके बाद। वो आप ऐसे आप सोचें, हम तो क्यों कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं? क्या एक औरत अपने बलबूते के ऊपर नहीं आ सकती? आसमा शिराजी साहब बीबी के खिलाफ जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, उनके खिलाफ जो एक महाज खड़ा किया हुआ है, बदबूदार महाज खड़ा किया हुआ है, इट इज डिस्पिकेबल। मैं कहने लगा था शुरू में ही प्रोग्राम के, फिर रुक गया कि शुक्र है मेहर आप साथ नहीं आई, वरना जो है यही चीज आपके खिलाफ भी शुरू हो जाती है किसी और के। मेरे खिलाफ तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले स्कैंडल बनते हैं इस मुल्क के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं इस दफा तो मुझे दिखा रहे थे एक फोटो गधे वाला, क्या था? या अभी हमारे पास टाइम है सेगमेंट में, अभी वो दिखा दो। ले लें। अच्छा जी, अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा ये खाइए यार। अभी आप ये क्लिप चला रहे थे ना कि जी जो इस्तकबाल करने जाएंगे वो होंगे गधे, खोते वगैरह, जो भी बैड माउथिंग की बात होगी। अब देखो, बैड माउथिंग अपनी जगह, बैड माउथिंग से मतलब कहते हैं ना स्टिक्स एंड स्टोन्स विल ब्रेक माय बोन्स बट वर्ड्स विल नेवर हर्ट मी। लेकिन यहाँ पर स्टिक्स एंड स्टोन्स भी चल रही हैं, और इंसानों पे नहीं, जानवरों पे। आज मैं एक ट्वीट देख रहा था, आयशा चुंदरीकर फाउंडेशन का आपने सुना होगा, ACF एनिमल रेस्क्यू, अगर उनकी ट्वीट प्लीज स्क्रीन पर चला दें, कि कराची में कल रात, और वो जो तस्वीर है वो चला दें जी, सिर्फ ट्वीट नहीं, कराची में कल रात एक बेचारे खोते के बच्चे को, बेबी डोंकी को, उसके ऊपर नवाज शरीफ लिखा गया, ठीक है, और उसको सोटियों और जूतों के साथ मार मार के सर आप ट्वीट बार बार दिखाते जा रहे हैं। अगर बड़ा मेहरबानी अगर एक्चुअल खोते की तस्वीर चला दे, जो भी मैंने आपको दी हुई है, तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर लगेगा, ताकि नाज़रीन को समझ तो आए कि क्या हो रहा है। उसका नाक फाड़ दिया, उसके नास फाड़ दिए, उसका मुंह फाड़ दिया है, साइड में जख्म लगे हुए हैं, ये देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये है बेबी डोंकी, ये रोड की साइड पर मिला एक अब्दुल्ला नाम के शख्स को। ये पूरी डिटेल्स ACF फाउंडेशन ने डाली है। हर जगह लहू लोहान, और एक उसकी साइड पर एब्सेस भी फटा हुआ है, पसलियां भी उसकी शायद टूटी हुई हैं, खाना नहीं खा रहा क्योंकि वो इतना खौफजदा है। जो रेस्क्यू वाले उसके नज़दीक आते हैं, उसको प्यार करने की कोशिश करते हैं, वो उनसे डर जाता है। हाँ। ये चल रहा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, ये तो इसको बेचारे को तो मारा है ना। हाँ। एक और वीडियो ऑनलाइन चल रहा है कि फिरोजवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले अगेन एक खोते को ले जा रहे हैं, खोते के ऊपर लोटे भी लगाए हुए हैं, और उसके ऊपर PTI का झंडा बनाया हुआ है। DNA तो हम सबका एक ही है ना सर। धरने के दौरान फजलुर रहमान के बयानात आप देख लें, धरने में जो औरतें शिरकत कर रही थी, उनके बारे में। फिर आप आगा सिराज दुरानी का देख रहे हैं कि मैं तेरे वोट पे पेशाब करता हूँ। मतलब जिसका जहां बस चलता है, मतलब नवाज की तस्वीर लगा के नाजेबा गलीज बातें लिखी हैं, मुझे नहीं समझ आ रही।
اور یہ تو مہر شیر علی کی باتیں ہوں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ اچھا مہر اب دیکھو مسئلہ یہ ہے نا کہ جیسے اب وسعت کہہ رہا تھا نا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بالکل مانتا ہوں نئی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ باتیں جس تیزی سے پھیلتی ہیں اور ان کا جو اثر سبھی کر رہے ہیں نا، نہیں not just that، غم و غصہ دیکھیں، اینیمل ٹارچر، اتنی فرسٹریشن اور غصہ اس الیکشن کے اندر ہے، اتنی پولرائزیشن۔ کتوں ایک اور بھی چل رہا تھا کہ یہ بیچارے کتے کو پورے سٹکرز اس کے اوپر لگا دیے ہیں پی ٹی آئی کے وغیرہ وغیرہ، بیچارے کتے کی تم شکل دیکھو یار، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار مطلب آپ سے تو بہتر میں ہی ہوں، سر ہلا رہا ہے میرے کو کم از کم جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں میں انہیں نہیں کاٹتا ہوں، آپ تو ویسے ہی کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، ریبیز ہے پتہ نہیں سب کو۔ ڈفرنس پتہ ہے کیا ہے وہ صاحب کہ ایک تو یہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے، اس وقت فاطمہ جناح والی کیس رپورٹ ہوئی جس نے جلسے میں دیکھا وہاں تک ہی محدود ہے، سوشل میڈیا نہیں تھا، اب تو سوشل میڈیا میں یوں گھومتی ہے۔ اچھا اب اس کا فائدہ بھی ہے اور اس کا نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے، نقصان کیا ہے کہ اگر آپ کے ٹاپ لیڈرز اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں جو دن رات لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں پارٹی لیڈرز، وائی شوڈ آئی بلیم دیم پارٹی ورکرز سوری اور سپورٹرز، میں ان کو کیوں بلیم کروں؟ مچھلی تو سر سے سڑتی ہے نا، سر سے سڑتی ہے نا۔ تم نے کہانی سنی ہے کہ اگر بادشاہ ادھار میں نمک مانگ لے گا نا ایک گاؤں سے، اس کی جو فوج ہے پورے گاؤں کو برباد کر دے، اور یہ ایک ایکچوئل مثال ہے۔ اگر آپ ایک ہلکا سا جملہ کہیں جو ورکر ہے وہ ماں بہن پہ اتر آئے گا۔ ہاں تو یہ تو ایکچولی چاہتے ہیں نا کہ ورکر ماں بہن پہ پہنچے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی ایکچولی ڈیولپمنٹ یا ایکچوئل پولیٹیکل پروگرامز پر بات ہو سکے، یہ تو نہیں ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا۔ آپ ڈیبیٹ کو ہی وہاں لے جانا چاہتے ہو، حالانکہ اب اگر آپ دیکھیں کہ کس پارٹی میں کون ہے، کیا کوئی نظریاتی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں نظر آتا، مجھے تو صرف جھنڈوں کا ہی فرق نظر آتا ہے۔ سر وقفے کی کال آ گئی ہے، جی جی بالکل، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی چلوں سر، یہ 125 لاہور ادھر کے ایک آزاد امیدوار ہیں عنبر شہزادہ ہے، وہ تھوڑی سی کرپشن میں یقین کرتے ہیں سر، یہ آپ جناب سرکار پارٹی جی ان کا انتخابی نعرہ ہے تھوڑی رشوت کام زیادہ، وزیر اعظم عنبر شہزادہ، پھر وہ لکھتے ہیں سر کالا چشمہ پہن کے پھرتے ہیں اور عوام کہتے ہیں میں عوام کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ایک کرپٹ سیاستدان ووٹ مانگتے وقت عوام کی آنکھیں کیسے ملائے۔ لاٹ آف کریٹیوٹی یو سی اراؤنڈ ہیئر۔ میں کاش میں اس کے حلقے میں ہوتا، میں تو اس کا ووٹر ہوں، میں ووٹ دیتا، لیکن ایٹ لیسٹ سچ تو بول رہا ہے، منافقت تو نہیں ہے، تھوڑی سی کرپشن ضروری ہے۔ ابھی ہم نے 10 دن یہ ٹرانسمیشن چلانی ہے نا، میں تو کہتا ہوں ان کو دعوت دے دیتے ہیں، ہمارے شو پر آئیں گے، ایک بریک لے لیتے ہیں، میرے خیال میں آپ کو بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں جی۔ وقفے کے بعد بلاول بھٹو جو زرداری جو ہیں he has shocked a lot of people، بہت میچورٹی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں and we will show you how and why ایک وقفے کے بعد۔ اقبال نے کہا تھا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اور بلاول بھٹو زرداری وہ شخصیت ہیں جس کو بیبی بلاول بھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے، بہت سے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، کہا کہ اردو تو بولنی نہیں آتی، یہ کیا سیاست ہے، کیا پاکستان ہے، کس طرح کا ملک ہے جو ورثے میں سیاست ملی اور واپس چلے آئے، کیا جانتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، بالکل امیچور ہیں، سیاسی بلوغت کے حوالے سے بھی بہت کچھ ان کے کہا گیا، مگر سرپرائزنگلی واقعی جتنا ایک امیچورٹی بلاول نے پچھلے ایک سال میں شو کی ہے، مختلف انٹرویوز کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر، مختلف بڑے بڑے ایشوز کو کس طرح انہوں نے ڈیل کیا ہے، کنفرنٹ کیا ہے، اٹس ایڈمائربل، ایبسلیوٹلی ایڈمائربل، اور اسپیشلی ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ منجے ہوئے سیاست دان جو ہیں وہ گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں، بے ذوق باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، بالکل ان بیڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایسے وقت میں بلاول رول، چاہے رول عوامی ہو وار کے اندر، یا آپ کا پاک انڈیا ریلیشنز ہوں، یا ٹیررزم کے حوالے سے بات ہو، اینڈ بگیسٹ آف آل یہ وہ پارٹی ہے جس نے سندھ کے اندر سامنا کیا ہے کریک ڈاؤن کا، یہ وہ پارٹی جس کو دیوار سے لگایا گیا اور پی ایم ایل این نے ایک دفعہ آواز نہیں اٹھائی، 2013 الیکشنز میں بھی ان کو دیوار سے لگایا گیا، اے این پی کو بھی، ہر ایک کو پی ایم ایل این نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج جب پی ایم ایل این کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میاں صاحب کو بھی ابھی جیل بھیجا گیا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، دیٹ آئی تھنک اکراس دا بورڈ یونانیمسلی وی آل تھنک دیٹ از ایڈمائربل۔ ایک دفعہ دیکھیے، مختلف ہم نے چنکس نکالے ہیں کو شاید ہماری باتوں کے اوپر یقین ہو۔ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ کیوں ان کے کارکنوں کو اور ان کے لیڈرشپ کو
रिस्ट्रिक्ट किया गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इलेक्शंस में इक्वल प्लेइंग फील्ड तो मिलना चाहिए। 120 people are dead in Balochistan. 120 people have lost their lives. हर फर्द का एक फैमिली होता है, ख़ानदान होता है। वो क्या कहेगा कि वो टीवी पर देख रहा है कि मैं एक जलसा में नारा मार रहा हूँ, दिला तीर बच रहा है, मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जितने थ्रेट्स हैं, बिल्कुल थ्रेट्स हैं मेरे ख़िलाफ़, तो मैं क्या करूँ? मैं जाके लंदन में बैठूँ, अपना ज़िंदगी गुजारूँ? ये मेरे लिए ऑप्शन नहीं है। मेरा नाना ने अपना जान दिया, मेरा माँ ने अपनी जान दी, मेरे कारकुन ने इतने sacrifice किए हैं। The Pakistani army needs to fight the terrorists. We need a strong, capable Pakistani army to defeat terrorism in Pakistan, and it does not serve my purpose or my country's purpose for me to in any way criticize or diminish my brave armed forces while they're battling extremism. What do you think, gentlemen? जी देखिए, अच्छा सबसे पहले तो महर आप प्लीज एक चीज हमें वाज़ेह करनी होगी कि इन बिलावल की बातों की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना, अच्छा है तो बड़ी नॉर्मल बात है। हम अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हैं कि नॉर्मल बात भी हमें, नॉर्मल बात भी हम कहते हैं यार वाह यार आपने सलाम किया हमें, ये कैसे? 27 दिसंबर का दिन याद आ रहा है जब बीबी शहीद हुई थी। तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल गए थे, इनकी आंखों में आंसू थे, लाल हो गई थी रानी। फिर ये इतने जज्बाती हुए कि जब ये नोडेरो गए ताज़ियत के लिए, तो इन्होंने कहा मैं तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा जी। तो वहाँ जरदारी ने इन्हें समझाया कि ऐसा ना करें, आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो वो इख्तिलाफात अपनी जगह इख्तिलाफात, लेकिन ये भी है प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल। अच्छा एक चीज जो क्लियर करनी चाहिए, बिलावल की इन बातों को अप्रिशिएट करने का ये कथन मतलब नहीं है कि आप अब कटर जहले बन गए हैं। हाँ। नहीं, बिकॉज अब रीजन इसका नहीं, इसका एक रीजन है नहीं, बिकॉज नहीं, क्योंकि क्या होगा महर, अगर आपने गलती से कह दिया ना यार कि बच्चे ने अच्छा बोला, why you not talk about corruption? Why you not talk about this? यही हो जाता है ना। No sir, I know. I am fully aware and prepared कि अब मेरे साथ सोशल मीडिया नहीं, ये तो ये होगा। Still stand firm. अरे जो लोग बिलावल यार जो लोग खोतों को जूते मार के, छोटे के बच्चों को जूते मार के, वो हमें क्या छोड़ेंगे? छोड़ दो ये सब कुछ। मगर एक कंडीशन है, वसूतुल्लाह साहब बात कर लें, फिर मैं एक कंडीशन बताऊंगी। पहले कंडीशन बता दे, फिर बात करो। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, I was one of those people जो apprehensive थे, जो I wasn't really excited or positive जब ये वापस आया ना, you know, again रियासत इधर जिस तरह मिलती है विरसे में, everybody has a problem with that, that it's your birthright to do this, but that being said, he's really impressed me। मगर मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर ट्रू मीनिंग के अंदर अगर इन्हें लीडर की तरह के तौर पे उभरना है और लोगों का एतमाद हासिल करना है, स्पेशली उन जियालों का जो बिल्कुल ही उनका मूड ऑफ हो गया है, they've lost their trust in the party, आइडियोलॉजिकली बिल्कुल नहीं वो फेथ रहा। मुझे लगता है इनको अब डिस्टेंस इख्तियार करना होगा अपने वालिद और अपनी फुप्पो से, स्पेशली वो फुप्पो जिनका आप लोग सिंध में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, इकोनॉमिक साइड ऑफ पॉलिटिक्स फरियाल तालपुर साहिबा देखती आई हैं, फिशरीज हो, इरिगेशन हो, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सब कुछ देख रही हैं वो उधर। और व्हेन ही ट्राइड वंस 2 साल पहले, ही फेल्ड मिजरेबली। ये नाराज हो के, आपको याद है ना, लंदन में बैठ गए थे। ये डिबेट तो एक अरसे से खैर चल रही है, लेकिन ये इवेंचुअली तो होएगा ना, ये जाहिर हो जाएगा। आई डोंट नो हो कि नहीं सर, अभी तो आप उनका देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जरदारी साहब के बगैर पार्टी कुछ नहीं है, उनको वज़ीर आज़म बनना चाहिए। उम्र भी एक चीज होती है, कोई चीज नहीं होती। मैं एक और चीज पे तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ मेयर, आपकी इजाजत से, कि आपको याद होगा कि 2013 की जब इंतखाबी नताइज आ गए थे तो सभी ने कहा फेयर हुए हैं, नहीं हुए। एक पार्टी झंडा लेके खड़ी हो गई कि धांधली, और वो थी पीटीआई, तहरीक इंसाफ। ठीक है, फाइन। 2018 के जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पीटीआई और शेख रशीद के अलावा हर पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवालिया निशान उठा रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सिलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, हज़ार तरह की आप बातें सुनेंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं नहीं, इस दफा शफाफ इलेक्शन, इससे ज्यादा शफाफ इलेक्शन तो हमने कभी किया ही नहीं। अच्छा, इसकी जो बाज़गश्त है वो एक तरफ से आया ना कि पार्टियों की तरफ से है, तो हम कहेंगे यार ये चलो ठीक है, ये तो झूठ सच बोलती रहती है, हर तरफ से आ रही है। मसलन सेनेट में फरदुल्लाह बाबर का तो आप जानते ही हैं कि वो तो एक परसों ही शायद उन्होंने कहा, एक टर्म उन्होंने दी, एक संजरानी वजीर आज़म लाने, गुड, ताकि डिफेक्टो तो नहीं, डिफेक्टो जो क़ुव्वतें हैं वो ड्राइविंग सीट पे रहें। ठीक है, ये चले, फरदुल्लाह बाबर की रिजर्वेशन है। मसलन आज जो है रज़ा रब्बानी ने कहा जी कि इंजीनियर इलेक्शन विफाक की निज़ाम के लिए डेट शगुन नहीं है,
पी पी उम्मीदवारों की वफादारियाँ बदलवाने के लिए सरगर्म एहलकारों के नाम तक लिए जा चुके हैं, मगर लगता है इलेक्शन कमीशन सो रहा है। फाइन। HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने जो आज एक प्रेस रिलीज़ जारी किया है, उसने ख़ासा डिटेल में इसको इन खदशात को अपने तौर पे बयान करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे मुझे वो भी है इख्तलाफ भी है। मसलन उन्होंने कहा है जी सिक्योरिटी फोर्सेस को गैर मामूली इख्तियारात देने से इंतखाबी अमल की हुर्मत के सवालिया निशानात उठ सकते हैं। फ़ौजी अफसरान को मजिस्टेरियल इख्तियारात देने से इंतखाबी अमल के सिविल और नॉन सिविल ज़िम्मेदारियाँ कन्फ्यूज़ हो सकती हैं, खलतमंद हो सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मिनिस्ट्रियल पावर्स हैं ये फौजी अफसरों को पिछले इलेक्शन में भी शायद इलेक्शन में भी मिली थी बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, असल मसला ये है कि उसके अलावा सिक्योरिटी के अलावा अगर कोई मुदाखलत करे तो हमें टेंशन होनी चाहिए। अच्छा, और वो भी तो चीज़ वाज़ेह हो गई है ना मुसद्द साहब। हाँ। क्योंकि एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बनी थी कि जी इलेक्शन रिजल्ट ट्रांसमिशन, हाँ, बिल्कुल नताइज की तरसील में भी फौज का कोई किरदार नहीं। बिल्कुल। सर आई थिंक इशू ये भी है कि लास्ट वर्ड जो है ना वो फौज के कमांडर का होगा। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अगर वो शिकायत भी लगाए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अगर ना एक्शन ले फिर वो अपने कमांडर को शिकायत करेंगे और वो फिर लास्ट वर्ड। बाकी बातें की हैं उन पे गौर करने की बहुत संजीदगी से ज़रूरत। मसलन उन्होंने कहा है कि सियासी जो क्लास है, पॉलिटिकल क्लास, उसके घेरा तंग किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के अरकान पे वफादारियाँ बदलने का दबाव है। कई जगह नून और पी पी के मुकाबले में हिज़्ब इख्तिलाफ को स्ट्रेटेजिक क्रिएट किया जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इस्तेमाल की है। फिर आगे है कि पीपल्स पार्टी, नून और अवामी वर्कर्स पार्टी के अरकान और कारकुनों को हिरासा करने की इत्तलात है। उनके बैनर्स उतारे जा रहे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है, मगर जवाज़ नहीं बताया जा रहा है कि उनसे क्या गलती हो रही है। तमाम जमात। अच्छा, फिर ये भी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये तशवीशनाक है कि कलअदम तंजीमें नाम बदल के दोबारा ना सिर्फ ज़ाहिर हो रही हैं बल्कि उन्हें सियासी तौर पे काबिल कबूल बनाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाज़त दी जा रही है। 200 से ज़ायद बंदा शेड्यूल 4 का घुसा हुआ इलेक्शन। एग्जैक्टली। और इंतखाबी मुहिम को मजहब के ज़रिए निफाक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बकौल HRCP जवाब देना चाहिए कि ऐसे उम्मीदवारों के कागजात किस कदर शान भटक के बाद किसके कहने पे या किसके दबाव पे मंजूर किए गए। ज़ाहिर महकमा ज़रा सॉरी मूव ऑन। अच्छा, अच्छा फिर आगे HRCP है कि मीडिया पर गैर एलानिया पाबंदियाँ जिसमें डॉन और द न्यूज़ का खुसूसी हवाला दिया गया है, किस पार्टी को कितना कवरेज देना है इस बारे में प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। इससे पैदा होने वाली घुटन के नतीजे में वोटर पे असरअंदाज होने और इंतखाबी डिबेट की हौसला शिकनी का माहौल पैदा किया जा रहा है। बिल्कुल, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। अच्छा मैं एक दो क्लैरिफिकेशंस क्विकली कर दूं बिकॉज मुझे बड़ा इख्तलाफ भी रहा इस बात से। मैं आई विल नॉट डिनाई कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ऑन ग्राउंड। जो भी कहेगा नहीं हो रही वो या तो अंधा है, बेवकूफ़ है, किसी एजेंडे पे है, सो हो रही है। ओके, आई एम नॉट डिनाइंग दैट सर। मगर मेरी मुख्तलिफ चैनल्स की मैनेजमेंट से भी बात हुई है इंक्लूडिंग आवर ओन, टू बी ऑनेस्ट। कोई अहकामात नहीं थे सर। पेमरा का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है मगर बिकॉज सारे नेटवर्क्स बंद थे तो ना DSNG के सिग्नल्स अप हो रहे थे, ना रिपोर्टर्स से रब्ता हो रहा था। ये बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से नहीं दिखा सके। जैसे आ रही थी फुटेजेस बहुत सी दिखा भी दी। सो आई डोंट थिंक ये कहना चाहिए कि इतना क्रैक डाउन है। नवाज इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ लग गया। नहीं महर में मजबूरी फजा की बात कर रहा है। फॉर द लव ऑफ गॉड मैन। नहीं आई हियर यू। महर एक मजबूरी फजा की बात कर रहा है, एक स्पेसिफिक इवेंट की बात नहीं कर रहा है जो मजबूरी फजा बन रही है उसकी ये बात हो रही है। ये नहीं सिर्फ स्पेसिफिकली वो नवाज शरीफ की आमद की बात नहीं हो रही। अच्छा एक और चीज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर HRCP पे बात करनी है तो आपका मैं ओवरऑल अच्छा यूरोपियन यूनियन की
इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन EOM, उन्होंने भी आना था, उनके एक ये बयान आया है कि क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज काफ़ी की गई हैं, हमें नहीं पता कि हमारी साइड से या उनकी साइड से, आई थिंक हमारी साइड से ही बात कर रहे होंगे ये, तो उनकी जो मेन टीम है ऑब्जर्वर्स की वो कुछ रोज कबल ही पहुंची है। सो दे लाइक कि हमारे से पूरी तरह ये मॉनिटर शायद सही तरह ना हो सके, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग EU वाले आते हैं जाते हैं, शायद को पता भी उनको बच्चे को पता नहीं होता, उनको मतलब चूना लगाना बड़ा आसान काम है बॉस। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क पाकिस्तान वालों की जो मॉनिटरिंग होती है वो ज्यादा ग्रास रूट्स होती है फाफिन वाले की। फैफिन के तो 19,000 अपने लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, 3.5 लाख फौज है, तो फैफिन के भी 19,000 लोग हैं। हाँ, आई मीन उनके 19,000 लोग और ये यूरोपियन यूनियन के 100 लोग, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, और वो जानते हैं वो हमारे लोग हैं, उनको पता है यहाँ पे क्या होता है। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ज्यादा करामत होते हैं बजाय ये सारे उसमें जो है, लेकिन ये देखें मैं यही कह रही हूँ ना सर, मगर आपने मुबश्शिर थोड़ी देर पहले लेवल प्लेइंग फील्ड आप बात कर रहे थे कि एक माहौल है, जिस तरह वसीतुल्लाह खान साहब कह रहे थे, आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, ये लिखा भी जा रहा है सर। ऑल्सो मुझे लगता है कि हमें ये पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, ये उस लेवल प्लेइंग फील्ड को भी याद रखिए 2013 के अंदर, जब लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ PMLN के पास थी या PTI के पास थी, नहीं थी तो पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी, ANP के पास नहीं थी, MQM के पास नहीं थी, और वो टाइम ऐसा है कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने शोर नहीं मचाया, और वो तालिबान और सिक्योरिटी की वजह से थी, सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट्स। आज जो है सिक्योरिटी से हट के पॉलिटिक्स के अंदर सर, जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग एक खास इदारे को क्रेडिट दिया जा रहा है, इदारा जाती इंटरफेरेंस की बात की जा रही है, डंके की चोट पे पीपल्स पार्टी उठ के खड़ी हो रही है, जरदारी साहब भी, बिलावल भी, अगेन एट द रिस्क ऑफ बीइंग अब्यूज्ड ऑन सोशल मीडिया, वी मस्ट अप्रिशिएट दिस। नहीं बिल्कुल, कभी कभी ये नहीं लगता कि आपने कभी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट देखा है? जी जी। WWE मुबश्शिर आपने देखा है? बिल्कुल। महर आप देखती है कभी WWE? देखती थी बचपन में, अंडरटेकर, केन, वेन वगैरह वगैरह। कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि जैसे हम जो कमेंट्री कर रहे हैं इस इलेक्शन पे, बिल्कुल ये वही कमेंट्री है जो वो WWE वाले करते हैं, यानी कि आपको पता है कि एंड में जीतेगा कौन, और मतलब वहाँ पे भी तो ठीक ठाक लाठियां, कुर्सियां, गालियां, ओए मैं तेरा, हाँ हल्क होगन, वो अपनी शर्ट फाड़ के आता था। मैंने उसका अंडरटेकर के साथ एक दो लड़ाई देखी थी, बड़ी लाइव देखी। किसी अच्छे नोट पे खत्म करो, मैं एक अच्छे नोट पे खत्म कर रही हैं, मेरे पास दो अच्छे नोट। देखें, हर इलेक्शंस में मैनिपुलेशन होती है, बिल्कुल, और ये किसी एक साइड से नहीं होती, हमने पहले देख भी लिया, लेकिन उसमें जो मैनिपुलेशन के क्या असरात होते हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब IGI बना ली, सारा कुछ कर लिया, फिर भी बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता नहीं रुक सका, विच मीन्स के पोलिंग डे के ऊपर जो वोटर है वो बहरहाल अपना माइंड शो माजी में गलतियां हुई, अब हम जैसी भी सूरत हाल है वोट देना बहुत जरूरी है, अब हम नई गलतियां करेंगे सर, यही तो मसला है, नई गलतियां अगर करेंगे तो शायद कुछ नया हो जाए, हम पुरानी गलतियां बार नहीं होगा। भाई का पॉइंट है, बिल्कुल, भाई का पॉइंट को मानता हूं, जो हम 1988 में कर रहे थे आज भी वही कर रहे हैं। अच्छा, कल भी सर आखिरी मिनट है, कल भी प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, मगर ये जरूर हमने बार-बार लग नहीं रहा जिस तरह की हम गुफ्तगू कर रहे हैं कल हम प्रोग्राम कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे यार, इंशाल्लाह करेंगे, प्रोग्राम ना करें आपके दुश्मन यार, नहीं आपका, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है और इंशाल्लाह करेंगे। बट द फैक्ट रिमेन्स क्विकली सर कि वी मस्ट कीप रिमाइंडिंग पीपल कि वोट देने निकलना जरूर है। बहुत से लोगों को, जब मैं ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, मुख्तलिफ हलकों में जा रहे थे हम लोग, बहुत से लोगों ने कहा नॉट वर्थ इट, नहीं करनी, खुदारा वी हैव टू, हमने उनको बेदार करना है कि वोट पर्ची है बड़ी जरूरी। यस, ये आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। आज सारा खान साहिबा हैं, एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है, PhD कर रही है पॉलिटिकल साइंस में कोलंबिया से, तो वो भी जो कमो पेश जो आप बात कर रही है ना कि यार क्या फायदा है, तो पहले उन्होंने कहा कि मैं भी वही फील कर रही थी, लेकिन फिर कुछ उन लोगों उसने फाइंडिंग गुस्से में दो, फ्रस्ट्रेशन में दो, मगर वोट दो, 10 सेकंड बचेंगे तो जो उनकी बातें वो मैं आज नहीं कर सकता, वो कल के जाने क्यों लगता है, कल के खाते में मुझे न जाने क्यों लगता है कि इस दफा शायद हमारा जो है वोटिंग पार्टिसिपेशन पिछली दफा की निस्बत थोड़ी कम रहेगी। मुझे लगता है ज्यादा आई होप नॉट। मेरा जरार बहुत दिल था, मैं आपकी मुस्बत और पॉजिटिव नोट पे मैं सुनती बातें, आई रियली वांटेड टू, बट चलें लिव अनदर डे इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही है, कल मुईशत पे बात करना बड़ा जरूरी है सर, बिकॉज जो रुपए की कदर गिर रही है, वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यूसली जो गिर रही है, एक वेव ऑफ इन्फ्लेशन और अनरेस्ट इस मुल्क में आने वाला है। वी हैव टू टॉक अबाउट दैट टुमारो। हम सबको इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।